हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक समझेंगे वो ACCA SBR का डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी समझेंगे कि अगर आपने सब्सिडरी को डिस्पोज किया, मींस सेल किया एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो, लेकिन इस डिस्पोजल के अंदर दो टॉपिक हैं। एक तो होता है लॉस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल सेल। मींस हम अपने डिस्कशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लॉस ऑफ कंट्रोल और नॉर्मल सेल मतलब क्या? जैसे आपने एक सब्सिडरी के अंदर 80% शेयर एक्वायर कर रखे हैं, ठीक है ना। होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर 80% शेयर एक्वायर कर रखे हैं। अब होता कि यह है कि या तो आप 80 के 80% शेयर बेच दो ऑल, ठीक है, या फिर आपने सपोज 50% शेयर बेच दिए, ठीक है ना। मान लो एक बार 30% शेयर सेल कर दिए, 30% शेयर सेल कर दिए तो बचे कितने? 50। लेकिन कंट्रोल कब होता है? मोर देन 50 पे। तो अब बताओ लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। भाई आपके पास 80% शेयर थे, उसमें से आपने 30% शेयर बेच दिए, ठीक है। तो अब आपके पास केवल 50% शेयर बचे, तो आपका कंट्रोल यहां पे लॉस्ट हो गया। बट ये नई जो फॉर्म बनी उसे क्या बोल सकते हैं आप? एसोसिएट्स, ठीक है। या फिर आपने सपोज ऐसा किया कि 70% शेयर बेच दिए, ठीक है ना। 70% शेयर बेच दिए, तो अब आपके पास कितने परसेंट शेयर बचे? ओनली 10। तो ये एक नॉर्मल जो छोटे से इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये वो बन गए, राइट। तो हम आज जो टॉपिक समझेंगे वो क्लास में ये समझेंगे कि कंट्रोल लॉस हो गया। इन तीनों ही केसेस में जो रिमेनिंग बचा, जैसे 80% अगर आपने शेयर बेच दिए तो आपके पास 0% बचा, कुछ भी नहीं बचा। मतलब 30% बेच दिए तो 50% बचा, बट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और 70% बेच दिए तो 10% बचा, इस केस में भी कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हुए। तो इन तीनों केसेस में आपके कंट्रोल लॉस हो गया है। एक केस ऐसा भी हो सकता था कि जैसे मान लो आपने 80% शेयर आपके पास एक्वायर्ड हैं और आपने उसमें से 5% शेयर सेल कर दिए, तो आपके पास बचे कितने? 75%। बट स्टिल आपके पास कंट्रोल बचा है, ठीक है। 5% शेयर बेच दिए, 7% शेयर बेच दिए, 10% शेयर बेच दिए, ठीक है ना। तो अब आपके पास कंट्रोल इन केसेस में बचा हुआ है। तो इसको अपन अलग डील करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं कंट्रोल टू कंट्रोल सिनेरियो, ठीक है। कि कंट्रोल था बट उसी के अंदर हमने सेल परचेज करी। इवन परचेज भी कर सकते थे। जैसे 80% शेयर आपके पास हैं, आपने पहले कभी 5% शेयर बेच दिए, फिर कभी 2% शेयर खरीद लिए, फिर 6% शेयर बेच दिए। तो ये सब चीजें एक ही बात है, ठीक है। इन सब केसेस में आपके पास कंट्रोल रिमेनिंग है। क्लियर क्या? तो मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया कि ये डिस्कशन हम अभी क्लासेस में नहीं करेंगे। अगर आप बात करो F7 में, तो F7 में इन दोनों में से कौन सा टॉपिक था आपके पास? लॉस ऑफ कंट्रोल आपके पास था F7 के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। काफी सारे एग्जाम्पल थे, 7-8 एग्जाम्पल थे बुक्स के अंदर, अगर आपको याद हो तो। बट हम लोग क्योंकि अब पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ रहे हैं, एक एक चीज रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, तो हम वापस से चीजों को समझ लेंगे। क्लियर? और F7 के जो एग्जाम्पल्स थे वो SBR के अंदर वापस से रिपीट हो जाते हैं। आपको जैसे पता है कि जो काप्लान है उसके अंदर, SBR के अंदर F7 के भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो अपन उनको क्लास में कर लेंगे, तो घबराने की आपको बात नहीं है। क्लियर क्या? तो अपन आज क्या पढ़ रहे हैं? लॉस ऑफ कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। अब कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो अपन समझते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन नॉर्मली शेयर या इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, जैसे आपने
एक टाइमलाइन देता हूं, चलो मैं आपको। 1 अप्रैल 2021, ठीक है। आपने मतलब होल्डिंग ने एक कंपनी में सब्सिडरी के अंदर 80% शेयर परचेज करे, ठीक है। होल्डिंग ने एक कंपनी के अंदर 80% शेयर परचेज करे और वो सब्सिडरी कंपनी बन गई, ठीक है। इस पॉइंट पे आके परचेज करे, कितने परचेज करे, कुछ फिगर अज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही, मान लो 1 लाख में परचेज करे, तो एंट्री बताओ क्या होगी। अच्छा, ये अपन बना रहे हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, SFS, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मींस अभी कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, ठीक है। नॉर्मली बस होल्डिंग अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रही है कंसोलिडेशन करे बिना। तो क्या एंट्री पास होती है बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको एग्जाम्पल, इसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वैसे तो ये टॉपिक था F7 में, बट हम अज्यूम करते हैं कि आपने इसको ढंग से उस टाइम पे नहीं पढ़ा। क्लियर, पूरे टोटल 2 सालों का एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। 2021 के अंदर, 1 अप्रैल 2021 के अंदर आपने ये इन्वेस्टमेंट परचेज करे कितने के, 1 लाख के, राइट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी सब्सिडरी ने जो है पूरे साल भर में जो है प्रॉफिट कमाया, वो सपोज 50,000 अर्न किया नेट प्रॉफिट। कौन से ईयर में, 21-22 के अंदर। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो बताओ कोई एंट्री पास होती है क्या, इन्वेस्टमेंट को होल्डिंग कंपनी इंक्रीज कर देती है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, अगर सब्सिडरी प्रॉफिट कमा रही है तो नहीं करती, ठीक है ना। इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। क्यों नहीं करते सर, क्योंकि ऐसे तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, हम पूरा कंसोलिडेशन काफी चीजें पढ़ चुके हैं कंसोलिडेशन के अंदर। अब जैसे रिलायंस ने अगर प्रॉफिट कमाया, तो रिलायंस के जो शेयर होल्डर्स हैं क्या उस प्रॉफिट को अपने अंदर बुक कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ऐसे ही मान लो नेक्स्ट ईयर 2022-23 के अंदर फिर सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया सपोज 60,000 का, अर्न किया नेट प्रॉफिट, तो क्या एंट्री पास होगी, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बस वही एंट्री पास है होल्डिंग की बुक्स में अभी तक, केवल एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब 31 मार्च 2023 को हमने ये सब्सिडरी बेच दी, सोल्ड कर दिया, इसी दिन आके, लास्ट दिन आके, और सब्सिडरी बेची सपोज, सेल प्राइस है 2,10,000 का। क्लियर, या चलो 2,10,000 ना लेके इसको ले लेता हूं मैं, 2,30,000 है ना। तो अब एंट्री क्या पास होगी, अगर जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात चल रही है ना। बैंक अकाउंट डेबिट नॉर्मल एंट्री जो होती है 2,30,000 की, टू इन्वेस्टमेंट्स कितने का, 1 लाख का, और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी कितने का, 1,30,000 का, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर से फिगर आ गया। क्लियर, तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है। कितने परसेंट शेयर बेच दिए, पूरे के पूरे 80% शेयर बेच दिए, ठीक है ना। होल्डिंग ने पूरी की पूरे 80% शेयर 1 लाख के जो खरीदे थे वो 2,30,000 में आके बेच दिए, इस पॉइंट पे आके। ओके, अब
मैं कहता हूं आपको CFS पे आओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल को आप ध्यान समझ लोगे तो आपके परमानेंटली कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कभी भूलोगे भी नहीं। शर्त है कि आपको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, चीजों को नहीं बदल रहा मैं ना। तो CFS की बात करो तो 1 अप्रैल 2021 को जैसे हमने कहा था पीछे कि 80% शेयर एक्वायर करती है होल्डिंग ने सब्सिडरी के। तो अब क्या होगा उस टाइम पे बताओ? होल्डिंग कंपनी, अब कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बताओ अपनी बुक्स में होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन करते समय क्या एंट्री पास करेगी? इन्वेस्टमेंट्स को खत्म कर देगी। अपन ने जब बैलेंस शीट बनाना सीखा था तब मैंने आपको जनरल एंट्री भी सिखाई थी। इन्वेस्टमेंट्स कितने से खत्म हो जाएंगे? इन्वेस्टमेंट 1 लाख के थे, वो खत्म हो जाएंगे। इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? नेट असेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी नेट असेट्स हैं किसके? सब्सिडरी के। तो सब्सिडरी के नेट असेट्स एक बार मान लेते हैं, कोई भी फिक्टिशियस फिगर ले लेता हूं मैं, 1,20,000 के नेट असेट्स हैं। NCI भी आएगा। NCI क्यों आएगा? क्योंकि 80% शेयर होल्डिंग के पास है तो 20% NCI के पास होगा। ठीक है, NCI का मैं एक बार फिगर ले लेता हूं, 24,000। कैसे निकाला ये मैंने? भाई आप 1,20,000 जब 100% है तो 20% मतलब मैंने इसको प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स पे वैल्यू कर दिया, फेयर वैल्यू पे ना वैल्यू करके। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो दोनों मेथड है करने के, तो मैंने इस पे कर दिया। बैलेंसिंग फिगर आप इसमें गुडविल निकाल सकते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 1,24,000 और ये 120, ये 4,000 की गुडविल आ गई। क्लियर? ये एंट्री हुई होगी। आप अगर याद करो तो जब हम गुडविल का वर्किंग नोट बनाते हैं तो यही तो करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है एक्विजिशन डेट पे? 1 लाख प्लस NCI कितनी है? NCI है 24,000 माइनस नेट असेट्स सारी की सारी 100% कितनी? 1,20,000। तो 124 माइनस 120 कितना हो गया? 4,000 हो गया। राइट? तो ऐसे करके मैंने एक बार गुडविल निकाल दी और एंट्री पास कर दी। एंट्री पास करते ही इन्वेस्टमेंट मेरी बुक से क्लोज हो गए। ठीक है, तो एंट्री पास करते ही इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गए और ये सब आ गया, नेट एसेट्स आ गया, गुडविल आ गया, NCI आ गया। अब क्या हुआ? सब्सिडरी ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट अर्न किया है किस साल में? 21-22 के अंदर। बताओ क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एंट्री कुछ पास होती थी? बिल्कुल कंसोलिडेट करते थे अपन, बिल्कुल करते थे। जो होल्डिंग है सब्सिडरी का प्रॉफिट कंसोलिडेट करती है। ना केवल प्रॉफिट, पूरा का पूरा P&L कंसोलिडेट होता है, अपन ने P&L भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो कैसे हुआ कंसोलिडेट अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये प्रॉफिट बताओ प्री का है कि पोस्ट का है? ये 50,000 का जो प्रॉफिट है ये ऑब्वियसली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब एक्वायर कब किया है होल्डिंग ने सब्सिडरी को? 1 अप्रैल 21 को। उसके बाद जो भी कमाया वो पोस्ट एक्विजिशन, मतलब ये नेट असेट्स है। ठीक है ना, प्रॉफिट को अपन नेट असेट्स भी बोल सकते हैं। जब भी कोई प्रॉफिट कमाता है इसका मतलब इंक्रीज इन नेट असेट्स। हमने स्टार्टिंग की क्लास में देखा था ये बात। तो नेट असेट्स 50,000 से इंक्रीज हो गई। अगर मैं आपसे कंसोलिडेशन करने की एंट्री पूछूं, ये पोस्ट जो प्रॉफिट था वो किधर जाता था? कुछ जाता था, याद हो तो आपको, अपन प्री पोस्ट करके स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स जब बनाते थे तो ये जो 50,000 का पोस्ट प्रॉफिट है कुछ जाता था होल्डिंग में, कुछ जाता था NCI में। होल्डिंग में कहाँ जाता था? होल्डिंग के P&L में। ठीक है, यही होता था 80-20 की रेशो में। क्लियर क्या? तो जो भी नेट असेट्स इंक्रीज होगी
कितने से नेट असेट्स इंक्रीज हुई? 50,000 से। वो कहाँ कहाँ डिवाइड हो गया? एनसीआई में। एनसीआई में कितना गया? 20%, कितना होता है? 10,000। और टू कंसोलिडेटेड पी&एल कितना? 80%, कितना हो गया? 40,000। मतलब ये तो होल्डिंग के प्रॉफिट में जाके जुड़ जाएगा और ये एनसीआई इंक्रीज कर देगा। क्लियर? मतलब 31 मार्च 2022 को ये एंट्री पास हो जाएगी। और इवन अगर आपको याद हो तो मैं अगर आपसे एक बात कहूं तो ये पी&एल इस तरीके से कंसोलिडेट ना होके सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी की पूरी कंसोलिडेट होती है। खाली नेट प्रॉफिट थोड़ा कंसोलिडेट होता है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी की पूरी कंसोलिडेट होती है। बट मैंने सिंपलिसिटी के लिए ये बता दिया आपको। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए कहूं इस पॉइंट पे आके, तो बैलेंस शीट आप बना लोगे क्या? 31 मार्च 2022 की असेट्स में क्या क्या आएगा? नेट असेट्स कितनी हो जाएगी? नेट असेट्स हो गई 120 और 50, कितना होता है? 170। ठीक है। और असेट्स में क्या आएगा? गुडविल कितने की? 4,000 की। और क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स कितने के खत्म हो गए थे? 1 लाख के। और एनसीआई, अब एनसीआई लिख देंगे। एनसीआई कितना आएगा बताओ? एनसीआई आएगा 24,000 प्लस 10,000, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 34,000। और सीपीएल कितना? 40,000। ठीक है, मतलब अब अपन, क्योंकि देखो आपने F3 के अंदर कंसोलिडेशन पढ़ा, F7 में पढ़ा, अब आप SBR में पढ़ रहे हो, तो कुछ तो थोड़ा लेवल बढ़ेगा ना चीजों का। तो अपन अब चीजों को देख रहे हैं कि ओवरव्यू पिक्चर लेके। क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं ना वो टुकड़ों में होते हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है कि अपन समझ ही नहीं पाते कि पूरा ओवरऑल पिक्चर क्या है। बट ओवरऑल पिक्चर यही है। ठीक है ना? अगर आप इसको समझोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है। क्लियर? एक बार हाँ थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा समझने के अंदर, क्योंकि ये चीजें एकदम से समझ में नहीं आती है। कर आप यही रहे थे, बट पूरा आपने कभी भी ओवरऑल नहीं किया एक साथ करके। चलो, ये हो गई 31 मार्च 2022 की एंट्री। अच्छा, एक बार चेक कर लो बैलेंस शीट मैच कर रही है क्या हमारी? 1,74,000 माइनस 1,74,000 यहां पे आ गया। ठीक है, और 74 लाइबिलिटी इक्विटी का पार्ट में आ गया। क्लियर? अच्छा, फिर 31 मार्च 2023 ये वाला साल आया 22-23। 22-23 में आपने दोबारा प्रॉफिट कितना कमाया? 60,000 का। 60,000 का आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया 2022-23 में। मैं आपसे कहूं चलो ईयर के एंड में कंसोल इसकी एंट्री करके दिखाओ पास, क्या एंट्री करोगे? अगेन नेट असेट्स बढ़ जाएगी कितने से? 60,000 से। ये पोस्ट एक्विजिशन नेट असेट्स है ये भी। ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट। और टू एनसीआई और टू सीपीएल। एनसीआई में कितना चला गया? 12,000 और सीपीएल में 48,000। राइट है? बताओ नहीं है? इजी। अब मैं आपसे बोलूं अगेन एक बैलेंस शीट की मेरे को पिक्चर बताओ कि 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट अगर मुझे बनानी है तो कैसे बनेगी? नेट असेट्स कितनी हो गई? नेट असेट्स हो गई 1,70,000 तो पहले ही थी नेट असेट्स। बैलेंस शीट में तो क्यूमुलेटिव फिगर आते हैं। 170 प्लस 60 कितना होता है बताओ? 230 ये आ गया नेट असेट्स। ठीक है, गुडविल में कोई राइट ऑफ है नहीं, छेड़छाड़ की नहीं अपन ने, 4,000 की गुडविल आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख से कम हो गए, इन्वेस्टमेंट्स आ गए 1 लाख के कम होके। ठीक है, लाइबिलिटी इक्विटी साइड में एनसीआई आ जाएगा। एनसीआई पहले 34 था,
और 12 और बढ़ गया, 34 प्लस 12 कितना होता है 46,000 का। और सीपीएल पहले 40 का था और 48 का और हो गया 40 प्लस 48 कितना 88,000 का सीपीएल आ गया। क्लियर? ये हमारे पास जो है पिक्चर आ गई बैलेंस शीट की डेट की। अब आप चेक कर लो 234 माइनस 1 लाख कितना होता है 134 और 46 प्लस 88 कितना होता है अगेन 134। क्लियर? बिल्कुल आराम से चल रहा हूं मैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर रहा। अब हमने 31 मार्च 2023 को क्या किया था, सब्सिडरी को हमारी बेच दिया था 2,30,000 के अंदर। ठीक है, मैं अब सेल करने की एंट्री यहां पे कर रहा हूं 31 मार्च 2023 की 2,30,000 में सब्सिडरी बेची। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री पास करोगे सीएफएस में, तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे कितना 2,30,000 से। क्या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर पाओगे? जैसे पहले इन्वेस्टमेंट आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर रहे थे, क्या आप कर पाओगे? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आपके पहले ही खत्म हो गए थे। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके सीएफएस के अंदर सबसे पहली एंट्री आपने इन्वेस्टमेंट को खत्म किया था। तो अब आप क्या करोगे? कॉमन सेंस लगा लो या फिर चाहो तो डायरेक्टली जो मैं बोल दूं उसको सुन के काम कर लो। जैसे बुक्स में F7 की बुक में एसबीआर की बुक में प्रोसेस बता रखा होता है, ये कर लो, हो गया काम खत्म। बाकी कॉमन सेंस लगाओगे तो क्या होगा, आपको ये जो बैलेंस शीट है इसको खत्म करना है। सोचो जरा, मतलब असेट्स खत्म हो जाएगी आपकी। क्लियर? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नेट असेट्स, नेट असेट जाएगी आपके पास। कितने की नेट असेट्स थी 2,30,000 की। ये फिगर दोनों सेम आ गया है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। यहां पे भी 230 आ गया और इधर भी 230 आ गया। ठीक है, तो नेट एसेट्स और सेलिंग प्राइस दोनों 230 हो गई, कोई बात नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नेट एसेट्स, अभी एंट्री खत्म नहीं हुई है, आपको एनसीआई डेबिट करना पड़ेगा। एनसीआई क्रेडिट पड़ा हुआ है आपकी बुक्स में, कितने का 46,000 का एनसीआई आपको खत्म करना पड़ेगा। आपकी बुक्स में गुडविल पड़ी है कितने की 4,000 की, तो गुडविल भी आपको खत्म करनी पड़ेगी। तो 2 गुडविल 4,000 की, राइट? अच्छा, अब आप देखिए कितना डिफरेंस आया आपको। देखो, एक तो एनसीआई खत्म हो गया, ये बैंक में पैसा आ गया, नेट असेट्स चली गई सारी की सारी, और गुडविल आपकी खत्म हो गई। क्लियर? तो अब आप देखेंगे तो 230 प्लस 46 कितना हो गया, ये 276 माइनस 2,34,000, मतलब पीएनएल में आपके 42,000 का गेन आएगा। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी करके। ये एंट्री कब हुई है 31 मार्च 2023 को। आप इस एंट्री को अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करो। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ रहा था 1,30,000, बट अभी आपका प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ रहा है 42,000। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, दोनों में अलग अलग क्यों आ रहा है? देखो, ऐसी बात नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो ये सीएफएस है अपना। सीएफएस में 42,000 का गेन हमने अभी बुक किया, फिर एक बार 48,000 का गेन बुक हुआ। ठीक है, ये जो हमारा नेट असेट्स बढ़ा था पोस्ट का 48,000 ये, और 40,000 का और पिछले साल हमने गेन बुक किया था। तीनों को प्लस करो, 40 प्लस 48 और 42 कितना आया? देखो 40,000 प्लस 48,000 प्लस 42,000 कितना आ गया 1,30,000 का गेन आ गया।
और वहां पे भी गेन कितना बुक हुआ था, 1,30,000 का। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये दोनों सेम आएंगे। हाँ, मैंने सेल प्राइस 2,30,000 और यहाँ पे जो नेट असेट्स बढ़ बढ़ के 2,30,000 आ गई, ये कोइंसिडेंट था। ठीक है, तो 1,30,000 का जो गेन है वो दोनों केस में सेम आया। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बस फर्क ये था कि आपने एक साथ प्रॉफिट बुक किया, लास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे और सीधा इन्वेस्टमेंट बेचे, सारा प्रॉफिट एक साथ बुक हुआ। बट जब आप सीएफएस बनाते हैं तो बीच बीच में जब सब्सिडरी आपका प्रॉफिट अर्न करती है तो वो प्रॉफिट भी यहां पे बुक होता रहता है। ठीक है, क्योंकि ये फिगर सेम आ गया 230, तो मेरे को खुद को ही ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसको एक बार और आपको चेंज करके दिखाता हूं। मान लो मैं सेलिंग, क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं करना, बस एक सेलिंग प्राइस चेंज करनी है। मैं मान लेता हूं कि सेलिंग प्राइस जो है वो 2,50,000 है सपोज। तो यहां पे कितना आएगा बैंक अकाउंट डेबिट में, 2,50,000। इन्वेस्टमेंट्स 1,00,000 के और ये आ जाएगा 1,50,000 का। ठीक है, अब नेट असेट्स तो 230, वो तो अलग चीज है, वो हमने देखा कैसे आई। अब सेल कर देते हैं 250 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट यहां पे कितना हो जाएगा, 2,50,000। फिर इस गेन को मिटा देता हूं मैं यहां पे। अब चेक करो, 250 प्लस 46 माइनस 234 है ना, ये 234 ये वाला, तो कितना गेन आया, 62,000। चेक कर लो, 40, 48 और 62,000 कितना हुआ, 40 प्लस 48 प्लस 62, 1,50,000 का गेन आया। और देखो उधर सीएफ, जब हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तब भी 1,50,000 का ही गेन आया। ओके, मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। हमसे एग्जाम में क्या करवाता है ये लोग, है ना, जैसे F7 के अंदर भी क्वेश्चंस थे, तो आपके केवल पता है ये एंट्री पे फोकस रखता है वो, इधर बस ये पूछता है वो, ये वाला भी नहीं पूछेगा, बस ये एंट्री कि सेल बताओ डिस्पोजल किया, लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, तो क्या जन एंट्री पास होगी या क्या गेन या लॉस निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैंक अकाउंट डेबिट सेल प्राइस दे रखी होगी, एनसीआई निकालनी पड़ेगी जिस दिन हमने बेचा उस दिन, है ना, क्या एनसीआई थी, हमें नेट असेट्स निकालनी पड़ेगी ऑन द डेट ऑफ सेल, गुडविल कभी कभार दे रखी होगी, कभी निकालनी पड़ेगी, और गेन ऑन सेल निकलेगा। ठीक है, ये हमें करना होगा। बाकी आपको अगर समझ में आया हो तो मैंने आपको पूरा पिक्चर दिखा के बताया, वो ये सब चीजें नहीं देगा आपको, कभी भी स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं देगा। यही दिक्कत है जो अपने यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन दे तो आपको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। और जब स्टूडेंट क्या है ये वाली एंट्री पास करता है, जब वो गेन खाली यही एंट्री पास करता है तो 62,000 का गेन निकलता है, और कई बार फिर वो बोलता है एसएफएस के अंदर भी ये वाली एंट्री पास करके दिखाओ, तब वो 1,50,000 का गेन निकलता है। तब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि सर ये 1,50,000 इधर गेन निकल रहा है और इधर 62,000 गेन निकल रहा है, ये दोनों की दोनों गेन अलग अलग क्यों हैं। तब हमें ये पूरा पीछे से करके दिखाना पड़ता है स्टूडेंट को, अगर उसको समझाना है तो बेसिक से। बट F7 के लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो SBR के लेवल पे हम इसको पूरा बताते हैं। ओके, बाकी F7 के अंदर भी ये पूरा का पूरा टॉपिक था, राइट। अब बात करते हैं कि एग्जाम्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे अभी हमने क्या किया, देखो जैसे हमने 1 अप्रैल 2021 के अंदर होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक रखा पहले, फिर उसको आगे भी रखा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता था कि यहां पे हम बेचे ना और ये हेल्ड फॉर सेल हो। हेल्ड फॉर सेल क्या होती है, IFRS 5 के अकॉर्डिंग होता है कि नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये भी हो सकता था, अभी तो हमने जैसे सब्सिडरी सोल्ड कर दी, तो हेल्ड फॉर सेल होता तो क्या करते,
तो इसका ट्रीटमेंट हम समझेंगे इसी आगे वाली क्लास में, ठीक है ना, मतलब एक दो क्लासेस नेक्स्ट के अंदर कि क्या ट्रीटमेंट होगा। तब अगर आपको ध्यान हो तो सेपरेटली हम इसको दिखाते हैं। क्लियर क्या? अच्छा, तो मैंने अभी आपसे थोड़ा सा डिस्कशन किया चीजों का, आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर आएगा आपको आइडिया। ये क्वेश्चन F7 के अंदर भी था, वैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन SBR से लिया है, का प्लान से। रॉक हैज हेल्ड अ 70% इन्वेस्टमेंट इन डॉग फॉर 2 years। बोल रहा है कि रॉक ने 70% इन्वेस्टमेंट कर रखा है डॉग के अंदर लास्ट 2 साल से। गुडविल हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग द फुल गुडविल मेथड, मतलब एनसीआई को फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना है, ठीक है। देयर हैव बीन नो गुडविल इंपेयरमेंट टू डेट, आज तक कोई भी गुडविल का इंपेयरमेंट नहीं हुआ। रॉक डिस्पोज ऑफ ऑल ऑफ इट्स शेयर्स इन डॉग, रॉक ने अभी सारे के सारे शेयर बेच दिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि अगर ये अभी ये 70% शेयर है, ठीक है, अभी 70 के 70 बेचने के लिए कह रहा है। मान लो ये केवल कहता 10% शेयर बेच दिए, तो फिर ये यहां पे कवर ही नहीं होता, ठीक है, फिर ये नॉर्मल सेल होता है ना। क्या ये कोई लॉस ऑफ कंट्रोल होता तब? नहीं, क्योंकि 70 - 10 60% पे भी आपका कंट्रोल रहता। ओके, अच्छा, लेकिन मान लो क्वेश्चन हमें कह दे, इसी क्वेश्चन आगे कहेगा जैसे इन्हीं टाइप के अंदर कि 70% शेयर है अभी और 10% या 60% शेयर आपने बेच दिए, तो अब आपके पास बचे कितने शेयर्स? 10% शेयर बचे, ठीक है, तो कंट्रोल तो लॉस हो गया। तो 10% शेयर जो बचे, लेकिन उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसको हम फेयर वैल्यू पे वैल्यू करेंगे दोबारा, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे, अभी रहने देते हैं इसको। अभी तो हम ये चलने देते हैं कि सारे के सारे शेयर बेच दिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं देखो सारी चीजें आपको एक साथ नहीं बता सकता, अभी जो मैंने आपको डिस्कशन किया ना, ये भी बड़ा भारी डिस्कशन है। हम लोग जब क्लास में अपने डिस्कस करते हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह में क्लास लेते हैं, तो ये स्टूडेंट को बड़ा भारी लगता है, और जब इसको पढ़ा देते हैं तो फिर स्टूडेंट बोलता है सर थोड़ा सा ब्रेक दे दो, है ना, थोड़ी रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन होती है नेक्स्ट क्लास। तो अभी आपके पास क्या है कि अभी तो आप ऑनलाइन क्लास चल रही है अपनी, एक तरीके से ऑनलाइन भी क्या रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, तो वीडियो बना के आप कभी भी देख सकते हो, इसको बना ही दिया आपको, ठीक है। इसलिए तो मैं आपको सारे पॉइंट अभी एक साथ नहीं बता रहा, बताने वाली बातें और भी बाकी है अभी। तो रॉक डिस्पोज ऑफ ऑल द शेयर्स इन डॉग, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। कितने में खरीदे थे? 2000 में। फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स एट एक्विजिशन, जिस दिन एक्वायर किया कंट्रोल उस दिन नेट असेट्स की वैल्यू कितनी थी? 1900। फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई एट एक्विजिशन, जिस दिन कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन एनसीआई की वैल्यू कितनी थी? 800। सेल प्रोसीड्स 3000। डॉग नेट असेट्स एट डिस्पोजल 2400। आपसे बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस बताओ रॉक के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एसएफएस या आईएफएस बोल लो। तो क्या एंट्री पास करेंगे अगर मैं आपसे पूछूं तो? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने मिले पैसे? 3000 मिले। क्या गया? इन्वेस्टमेंट्स क्या, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने के चले गए? 2000 के। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आप इन्वेस्टमेंट्स को दिखाते ही हो, और टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1000, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग P&L में दिखाते हैं, ये कोई OCI या इक्विटी का पार्ट, मतलब अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी का पार्ट नहीं बनता, ये सीधा हम लोग बिल्कुल चौड़े होके इसको P&L में लेके जाते हैं, ठीक है, आराम से, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये P&L में गया,
ओसीआई का पार्ट नहीं बनेगा, हाँ, बट ये एक्सेप्शनल आइटम की तरह दिखाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल रहा मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक्सेप्शनल आइटम बोल रहे हैं। अब बात करते हैं सीएफएस की, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कितने मिले? 3000, ठीक है। 2, क्या क्या क्रेडिट करते हो बताओ? गुडविल होती तो वो क्रेडिट कर देंगे, नेट असेट्स सारी की सारी क्रेडिट कर देंगे, एनसीआई जो होगा वो डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। यही सीखा था अभी हमने एंट्रीज में अपने, क्लियर। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में केवल इसने लास्ट वाला पार्ट कराया है हमें, हमसे स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं करवाया है। हाँ, बस ये हमसे जहां से नेट असेट्स कैलकुलेट करवा लेता है, गुडविल कैलकुलेट करवा लेता है, एनसीआई कैलकुलेट करवा देता है, किस दिन की? ऑन द डेट ऑफ सेल की। भाई ये एंट्री दोनों की दोनों कब, किस दिन की हुई है? ऑन द डेट ऑफ सेल, क्लियर। टॉपिक अच्छा है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट F7 में जब पढ़ाते हैं तो बच्चों में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, तो इतनी जल्दी से समझ में नहीं आता। SBR लेवल पे हम मानते हैं कि बच्चा बहुत मेच्योर हो गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। नेट असेट्स एट डिस्पोजल कितनी है बताओ? 2400। अच्छा, गुडविल हमें नहीं दे रखी है, बट गुडविल इंपेयर्ड भी नहीं हुई है। इंपेयर्ड हो जाती तो मान लेते चलो नील हो गई, तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्लियर। तो मैं एक वर्किंग नोट बना लेता हूं गुडविल का। अच्छा, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 2000, वो तो यहां पे ही पता लग रहा है, प्लस एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितना था, दे रखा है क्या? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन 800 था, माइनस नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। नेट असेट्स कितनी थी टोटल एक्विजिशन की डेट पे? 1900 की थी, तो 2800 माइनस 1900 कितना होता है? 900, 900। ये गुडविल है। इंपेयरमेंट होता तो ऑब्वियसली इसको लेस कर देते, ठीक है। एक और फिगर बच गया एनसीआई। एनसीआई को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा वही वर्किंग नोट के हिसाब से। एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितनी थी? एनसीआई एक्विजिशन डेट पे थी 800 की, प्लस कुछ पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट आया होगा, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आया होगा उसका शेयर जुड़ता है एनसीआई में, अगर आपको याद हो तो। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है? पोस्ट एक्विजिशन नेट असेट्स, कि नेट असेट्स कितनी बड़ी एक्विजिशन करने के बाद, ठीक है ना। तो पहले नेट असेट्स कितनी थी? पहले नेट असेट्स थी 1900 की एक्विजिशन डेट पे, और नेट असेट्स अब कितनी है? 2400 की। तो कितनी नेट असेट्स बढ़ गई? 500 की। तो 500 मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक है। तो 500 का कितना परसेंट? 30% एनसीआई के पास जाना चाहिए, 150। तो मींस 150 यहां पे आएगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये 950। तो आप चेक करो, 3950 माइनस 900 माइनस 2400, तो 2 गेन ऑन सेल या डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 650 का आ गया बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। इसको कहां दिखाएंगे? देखो, इसको भी हम लोग P&L में दिखाएंगे, होल्डिंग के। अच्छा, एक चीज पूछूं मैं आपसे, एक क्वेश्चन। जब होल्डिंग कम, जैसे इस क्वेश्चन में आपको अगर P&L भी दे रखा होता, होल्डिंग और सब्सिडरी का अलग अलग, और बोलता कंसोलिडेशन करके दिखाओ, तो सेल्स लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हैं, ठीक है ना। सबको, सेल्स को दोनों को जोड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को दोनों को जोड़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। तो वो किस दिन तक करेंगे? क्या डेट ऑफ डिस्पोजल तक करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, डेट ऑफ डिस्पोजल तक।
डेट ऑफ डिस्पोजल तक आपकी वो होल्डिंग की सब्सिडरी तो थी ना। अब यहां पे इसने डेट नहीं लिख रखी, लेकिन जिस दिन डिस्पोजल हुआ उस दिन तक होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन था, तो कंसोलिडेशन होगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, 31 मार्च 2022 को हमने सब्सिडरी को बेचा था, लेकिन बेचने से पहले भी मैंने कंसोलिडेशन करा था। ये 60,000 का जो प्रॉफिट है ये दोनों में बटा था, ठीक है ना। तो सीपीएल बनता है, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनेगा। किस दिन तक बनेगा? अप टू द डेट ऑफ सेल तक बनेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। और जब सीपीएल बनेगा तो उसके अंदर हम ये वाली एंट्री जो है गेन ऑन सेल ये निकालेंगे, और ये गेन ऑन सेल जो है ये हमारा सीपीएल में ऐड होगा, ठीक है, क्लियर। अभी कैसे होगा, जब और क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन है नेपाल एंड काठमांडू करके, जहां तक मेरे को याद आ रहा है वो F7 और SBR दोनों में है, ठीक है, लगभग सेम ही है। उसमें पीएनएल बनाना पड़ेगा अपन को। क्लियर हो गया आपको? तो अब अच्छा एक चीज और, अब ये दोनों गेन अलग अलग आ रहे हैं, नहीं आ रहे? बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं, बट अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों गेन अलग अलग क्यों आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग सीधा का सीधा गेन लास्ट में बुक करते हैं। हमने देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ली और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ली, बट जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम बीच बीच में जो प्रॉफिट होता है वो भी बुक करते रहते हैं। ओके, समझ में आया? तो ये हमने करके देखा, 650 हमारा यहां पे गेन आ गया, राइट। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी एसबीआर का क्वेश्चन है, स्टडी टेक्स्ट का, ठीक है। देखो, थॉमस डिस्पोज ऑफ 25% होल्डिंग इन पर्सी ऑन 30th June 2006 फॉर 1,25,000, ठीक है। 70% होल्डिंग इन पर्सी हैड बीन एक्वायर्ड 5 years प्रायर टू दिस। जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि पिछले क्वेश्चन में कि 70% होल्डिंग है, 70 में से अगर 60 बेच दिया तो 10 बच जाएगा, तो 10 का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है ना। तो वही अब यहां पे आया, क्लियर। अब अपन डिस्कस करेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा 10% वाले का। तो यहां पे क्या है, देखो 70% होल्डिंग थी इसके पास, 25 ये बेच रहा है, तो 70 माइनस 25 कितना होता है? 45। 45% बचा। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लॉस ऑफ कंट्रोल है या नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको एग्जाम में यही पहचानना पड़ेगा कि लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। 45% शेयर बचे हैं अब होल्डिंग के पास, तो बिल्कुल यस, लॉस ऑफ कंट्रोल है। क्यों है? क्योंकि 45% बचे हैं 50% से, मतलब मोर देन 50% होना चाहिए, मोर देन 50% नहीं है। हाँ, ये एसोसिएट बन गया, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एसोसिएट बन गया, इस पॉइंट को छोड़ो, बस ये अभी ये याद रखो कि 45% शेयर बच गए इसके पास, ठीक है। तो 45% जो बच गए उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। थॉमस यूजेस द फुल गुडविल मेथड, गुडविल वाज इंपेयर्ड एंड रिटन ऑफ इन फुल प्रायर टू द ईयर ऑफ डिस्पोजल। क्या बोल रहा है ये कि भैया गुडविल जो थी पूरी की पूरी डिस्पोज ऑफ हो गई, पूरी की पूरी इंपेयर्ड हो गई, ठीक है ना, प्रायर टू ईयर ऑफ डिस्पोजल, फुल इंपेयर्ड हो गया। डिटेल ऑफ पर्सी आर एस फॉलोज। क्या है डिटेल? नेट असेट्स एट डिस्पोजल डेट, फेयर वैल्यू ऑफ 45% होल्डिंग ऑन 30th June 2006। जिस दिन बेचा उस दिन जो रिमेनिंग शेयर है 45% उसकी फेयर वैल्यू दे रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शेयर बच जाते हैं आपके पास, जितने परसेंट भी शेयर बचेंगे उसको आपको फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना पड़ेगा, ये रूल है। कैसे करेंगे वो समझेंगे। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई वॉज 80,000 एट द डिस्पोजल डेट। आपसे बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है सीएफएस के अंदर। अब आपसे ये एसएफएस में नहीं पूछ रहा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं पूछ रहा, सीएफएस में पूछ रहा है, ठीक है। और देखो ध्यान से, आपसे बहुत सारी चीजें नहीं करवा रहा, केवल डेट ऑफ सेल की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो हमने जितना बड़ा क्वेश्चन लिया था जैसे स्टार्टिंग में, उतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता,
चलो अब सबसे पहले एंट्री क्या होगी, हम बात कर रहे हैं किस दिन की, हम बात कर रहे हैं जिस दिन हमने बेचा उस दिन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में कितने में बेचा है, थॉमस डिस्पोज ऑफ 25% होल्डिंग फॉर 1,25,000 टू नेट असेट्स। नेट असेट्स गई, नेट असेट्स कितनी थी डिस्पोजल डेट पे, 3,40,000। आपको पता है जब भी मैं नेट असेट्स लिखता हूं यहां पे तो कितना परसेंट लिखता हूं, 100%। क्यों, क्योंकि ऊपर एनसीआई लिख देते हैं ना, और जब अपन कंसोलिडेशन करते हैं तब भी 100% पे ही कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, चाहे शेयर कितने भी हो अपने पास। एनसीआई को फिर अपन उस टाइम पे क्रेडिट करते थे, जब अपन कंसोलिडेशन करते हैं तो एनसीआई को अब डेबिट करना पड़ रहा है। क्लियर क्या, एनसीआई कितना डेबिट करना पड़ेगा, कितना एनसीआई है डिस्पोजल डेट पे, क्वेश्चन का धन्यवाद दो, क्वेश्चन ने क्या बोला था, कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई एट डिस्पोजल डेट, डायरेक्टली आपको एनसीआई दे दिया 80,000 का। क्या गुडविल है क्वेश्चन में, गुडविल नहीं है, क्वेश्चन ने मना कर दिया था कि गुडविल इंपेयर्ड हो गई, ठीक है। अब अभी देखो ध्यान से क्या हुआ है, आपने यहां पे कितने परसेंट शेयर बेच दिए हैं, 25%। एनसीआई कितना था पहले, 30%, और नेट असेट्स कितने की कम हो गई, 100 की, ठीक है। तो यहां पे वजन ज्यादा है 100 और यहां पे कितना है, कम, ठीक है। तो अब आप जो नई चीज है वो समझो, इन्वेस्टमेंट्स को आपको फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना पड़ता है जो बचे हुए हैं आपके। जैसे इस क्वेश्चन में इसके पास कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट बच गए, 45%, ठीक है, 70 माइनस 25, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2,45,000। आपको फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है, और गेन और लॉस अपने आप इधर एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आप कहो, सोचो ध्यान से, तो जो गेन और लॉस आएगा वो दो चीजों का गेन और लॉस है, किस किस का, एक तो जो इन्वेस्टमेंट आपने बेचे वो, और एक जो इन्वेस्टमेंट आपके पास बच गए उसको जो आपने रिवैल्यू किया वो। क्लियर क्या, तो 245 प्लस 80,000, सॉरी 125 प्लस 80,000 प्लस 245 माइनस 3,40,000, तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सी 1,10,000 का आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, यही निकालना था इस क्वेश्चन में, 1,10,000 का। तो आपने क्या सीखा, जो इन्वेस्टमेंट बच गए उसको आपको फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछो तो ये गेन जो है दो चीजों से मिलके बना है, एक तो गेन ऑन सेल, जो कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हुआ है, 25%, और एक गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कितना परसेंट हुआ है, 45%। क्लियर क्या, बट एग्जाम में आपसे ये अलग अलग करने के लिए नहीं बोलता, तो आप केवल इतना सा ही करके दे के आएंगे, ओके, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पी कंपनी है, तो पी परचेज 80% ऑफ द शेयर्स इन सेंट मैरीन 4 years अगो फॉर 1 लाख। तो पेरेंट ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर 1 लाख के परचेज करे थे 80%। ऑन 30th June इट सोल्ड ऑल ऑफ दीज शेयर्स फॉर 2,50,000। कोई इन्वेस्टमेंट बचा नहीं है, 2,50,000 के सारे शेयर बेच दिए। द नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी एट द एक्विजिशन डेट वर 69,000 एंड एट द डिस्पोजल डेट वर 88,000। ध्यान से सोचो, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करो। नेट असेट्स जो थी एक्विजिशन डेट पे वो तो 69,000 थी, ठीक है, तो ये तो प्री वाली हो गई। और
डिस्पोजल डेट पे नेट एसेट्स 69,000 से बढ़ के टोटल कितनी हो गई 88। तो पोस्ट कैसे निकलेगा 88 माइनस 69 मीन्स पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स कितनी होगी 19,000 की, राइट। यही डिवाइड होती है, क्योंकि ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कह लो या नेट एसेट्स कह लो, यही डिवाइड होता है फिर होल्डिंग में और एनसीआई में। ओके फिर 50% ऑफ द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन डेट हैज बीन रिटन ऑफ इन द अर्लियर ईयर। बोल रहा है कि 50% गुडविल राइट ऑफ कर दी, इंपेयर्ड हो गई। द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 15,000। इट इज द ग्रुप पॉलिसी टू अकाउंट फॉर गुडविल यूजिंग द फुल वैल्यू मेथड। Calculate the profit or loss arising to the parent on the disposal of share. Calculate the profit or loss arising to the group on the disposal of share. तो आपसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों में आपसे प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है। तो जब हम बात करें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो क्या एंट्री पास करेंगे, बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, बैंक में कितना आएगा, पैसा कितना है इसके पास, इट सोल्ड ऑल ऑफ द शेयर्स, 2,50,000 का पैसा आया। इन्वेस्टमेंट्स कितने के गए, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स गए। तो टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के बैलेंसिंग फिगर। फिर सीएफएस में क्या एंट्री पास करेंगे, सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 से एनसीआई डेबिट हो जाएगी, ठीक है। नेट एसेट्स सारी की सारी क्रेडिट हो जाएगी, गुडविल क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था साफ साफ, तो गुडविल भी क्रेडिट हो जाएगी। ये सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेट एसेट्स ऑन द डिस्पोजल डेट आपको दे रखी है, कितनी है बताओ। द नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पे 69 और डिस्पोजल डेट पे 88,000 की। क्लियर। एनसीआई और गुडविल निकालनी पड़ेगी, तो चलो पहले गुडविल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं गुडविल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख प्लस एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितनी है दे रखी है क्या, द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 15,000 माइनस नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पे कितनी है, नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पे है द नेट एसेट्स एट द एक्विजिशन डेट 69,000। तो 1,15,000 माइनस 69,000 46,000। बट क्या लिखा था, 50% ऑफ द गुडविल हैज बीन रिटन ऑफ इन एन अर्लियर ईयर। तो 50% गुडविल राइट ऑफ हो गई। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ये हो जाएगा इम्पेयरमेंट कितना 23,000 का। तो गुडविल कितने की बची अब, बैलेंस 23,000 की, ठीक है। और ये 23,000 का गुडविल जो है इम्पेयर्ड जो हुआ है, इसका एक हिस्सा एनसीआई में जाएगा। तो अब क्या बना लेते हैं, एक वर्किंग नोट एनसीआई का, क्योंकि एनसीआई हमें देनी रखी आज कितनी है डिस्पोजल डेट पे। एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितनी थी, एनसीआई एक्विजिशन डेट पे थी 15,000। पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस कितना हुआ, पहले नेट एसेट्स थी 69,000 की, अब नेट एसेट्स हो गई 88,000 की, तो 19,000 की नेट एसेट्स पड़ गई। तो इसका 20% कहाँ जाएगा, एनसीआई के पास। भाई ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है एक तरीके से, ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है इसका 20% एनसीआई के पास जाएगा। तो 19,000 का 20% कितना हुआ 3,800। ये तो पुरानी चीजें चल रही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं अपन को। और गुडविल कितनी राइट ऑफ हो जाएगी, 23,000 का 20%, ठीक है। तो कितना हो गया 4,600।
15,000 प्लस 3800 माइनस 4600, 14,200 का एनसीआई आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन F7 में होते थे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब आप देखो डिफरेंस कितना आया, 2,50,000 प्लस 14,200 माइनस 88,000 माइनस 23,000, तो गेन आ गया कितने का, 1,53,200 का। ये होल्डिंग के P&L में चला जाएगा। जब कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे तो उसमें दिखा देंगे इसको गेन को, ठीक है। 153,200 का बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो देखो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और आपके मन में ये कभी भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए अब कि ये सर ये गेन और ये गेन में डिफरेंस क्यों होता है। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपसे केवल इतना सा चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको, इन्हीं क्वेश्चंस को कर लो ज्यादा नहीं तो, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना स्टार्टिंग में उसको पकड़ के रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वो आपके होल्डिंग को ओवरऑल आपको ग्रूम करेगा होल्डिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।